स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। कबीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बनारस आए थे माथा टेकने और साथ के साथ ही घाटों की सैर करने, दर्शन करने। लेकिन कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनको उन्होंने आखिरी बार कम से कम 20 साल पहले देखा था। और जब उन्होंने उसे 20 साल पहले देखा था या 20 साल पहले मिले थे या जब उससे जुदा हुए, किन हालातों में हुए, किन खौफनाक हालातों में हुए, ये सब देखकर उन्हें याद आ रहा था। वो देखते हैं एक भिखारी नुमा आदमी को। बार बार उनकी नज़र उसकी तरफ जाते जा रही थी। हालांकि लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, गंदे से फटे हुए कपड़े, उनसे उनको सिर्फ हल्की सी झलक मिल रही थी कि शायद मैं इसे जानता हूँ। लेकिन ऐसा भी कौन सा व्यक्ति है जो 20 साल पहले जिसको देखा हो और आज उसको देखकर पहचान रहे हो? हाँ, कोई अगर जिगरी, कोई दिल के करीब अपना हो तो फिर हल्की फुल्की झलक से भी पता तो लग ही जाता है। अब घनश्याम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू होते हैं। उनकी पत्नी को लगता है कि शायद वो भीख वगैरह देने जा रहे होंगे। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो बड़े ध्यान से उसको देखकर कहते हैं, कबीर तू है यार? कबीर उनकी तरफ देखता है और उनके आगे हाथ बढ़ा देता है। जैसे ही वो उनके आगे हाथ बढ़ाता है, फिर तो जो उनको शक था वो तो उनके यकीन में बदल चुका था। वो तो बिल्कुल 100% आश्वस्त हो चुके थे कि ये मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त कबीर ही है। आज भोले बाबा ने इतने बरसों बाद हमें मिला दिया। अरे यार, मुझे तो लगा था कि शायद ये गया, ये तो मर चुका है। लेकिन देखो भोले बाबा का चमत्कार, कैसे आज बाबा ने अपनी नगरी में मिला दिया। अब जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ऐसा भी क्या साइन था जिसकी वजह से घनश्याम को पता लग गया कि कबीर है। कभी कबीर और घनश्याम ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया था, त्रिशूल का। बड़ा सा त्रिशूल जो उनकी हाथ की कलाई से शुरू होता था और आगे जाके त्रिशूल बनता था। ये इन दोनों की दोस्ती की निशानी भी कहा जा सकता है, हूबहू एक जैसा। जैसे ही कबीर हाथ बढ़ाता है और वो निशान देखते हैं तो बस वो गले लगा लेते हैं। आसपास के लोग समेत इनकी पत्नी और इनके बच्चे ये देख कर हैरान थे कि भाई ये भिखारी को गले क्यों लगा रहा है, कुछ हो तो नहीं गया घनश्याम को? लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं था। ये उनकी दोस्ती थी जो प्रेम के रूप में, जो आलिंगन के रूप में कबीर को ओढ़ कर बैठी थी। लेकिन कबीर, क्या उसको पता था कि वो किससे मिल रहा है? नहीं, कबीर तो जैसे सब कुछ भूल सा गया था। कुछ हल्का फुल्का उसको याद था। शायद इतने समय में वो भी भूल गया हो। अब घनश्याम कबीर को थोड़ा बहुत पूछते हैं, लेकिन कबीर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसको तो चाहिए था सिर्फ खाना, उसको तो चाहिए थे सिर्फ पैसे, ताकि वो अपना आज का खाने का प्रबंध कर सके। पहले तो उसकी पेट भर उसको खाना खिलाया गया ताकि जो उसका मेन मोटिव है भाई, पहले उसको तो पूरा किया जा सके। फिर उसके बाद घनश्याम ने झंझोड़ना शुरू किया कि कबीर भाई, मैं तेरा दोस्त घनश्याम, तुझे याद तो नहीं कुछ? यार कहाँ चल गया था तू? लेकिन कबीर शायद इस हालत में था नहीं। अब कबीर को उसके गांव लेकर आया जाता है। यहाँ घनश्याम जिन दोनों का वो गांव था वो हिमाचल का एक सुदूर गांव था। वहां पर उनके माँ बाप जो आज काफी बूढ़े हो चुके थे, पिछले लगभग 20 सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि कभी उनका बेटा आएगा। अरे यही पता लग जाए कि वो जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले जो उस काली रात हुआ था, उस काली रात के गवाह सिर्फ घनश्याम और कबीर ही थे। घनश्याम तो लौट आया था लेकिन कबीर गुमसा हो गया। कई लोग कहते थे कि वो मर चुका, कई लोग कहते थे कि उस खूनी चुड़ैल ने उसका शिकार कर लिया। कईयों का कहना था कि कोई जानवर उसे उठा कर ले गया, या कईयों का कहना था कि वो नदी में गिर गया और उसके बाद उसकी लाश मिलना तो नामुमकिन सा है। ना जाने पत्थरों से टकरा टकरा कर वो नदी के तल में जाकर गिर गई होगी और बड़ा सा पत्थर उस पर गिर चुका होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ बाप को आज भी उम्मीद थी और आज वो 20 साल बाद जब अपने बेटे को इस हालत में देख रहे थे, खुशी तो थी लेकिन दुख भी था कि हमारा बच्चा 20 साल बाद इस हालत में मिलेगा हमें, ये भी नहीं कभी सोचा था। खैर, अब सारे गांव में खुशी का माहौल था। अरे भाई, 20 साल बाद उनके गांव का एक लड़का मिला। वैसे भी हिमाचल के गांव की पॉपुलेशन होती कितनी का, गिने चुने लोग होते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो। अब कबीर को हल्का फुल्का उन्होंने
करना शुरू किया, इलाज करना शुरू किया, मेडिकली भी। कबीर को हल्का-फुल्का तो याद आ रहा था, लेकिन वो किस्सा क्या था, जिस वजह से कबीर के साथ ये हुआ? ये जानने के लिए घनश्याम की पत्नी और उनके बच्चे आतुर थे। तो फिर घनश्याम कहते हैं कि इस किस्से का मैं भी एक ज़रूरी हिस्सा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम दोनों से ये किस्सा जुड़ा है और इतना भयानक किस्सा है। अब अपने पिछले किस्से में जैसे मैंने बताया था कि पंजाब के खेतों की बात, और वो बच्चे शायद वो विश्वास करते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों को विश्वास था, क्योंकि हिमाचल में आम तौर पर ऐसे कुछ हादसात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आम बात है। तो बड़े ही नहीं, बच्चे भी इन बातों पर अमूमन विश्वास करते हैं। और फिर घनश्याम बताते हैं कि अभी हम 14-15 साल के आसपास थे, तो जो ये कबीर है ना, इसका भेड़ बकरियां चराने का मतलब था, इनके पिता वगैरह का इनका था। तो हमारा जो था वो पशुपालन था, हम गाय वगैरह का जो हमारा था। तो जो घर है हमारे पास पास ही थे। अब उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, और अमूमन आमतौर पर हम मतलब मैं अपने बछड़ों को लेकर जाता गाँव चराने के लिए जंगल में, और ये भी अपने बकरियों को लेकर जाता। इनके जो माता-पिता हैं वो भी हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। अब क्या होता है कि एक दिन मेरे पिता और इनके पिता किसी काम से बाहर जाते हैं। कोई शायद पशु मेला था और वहाँ पर उन्होंने पशुओं की खरीदारी वगैरह करनी थी। तो अब हम दोनों घर में थे और हमारी माता थी, मेरा एक छोटा भाई है और कबीर की एक बड़ी बहन है। तो इन्होंने फिर प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि एक ही घर में हम मतलब रात रुक जाते हैं सभी जने, जब आएँगे तो फिर चले जाएँगे अपने घर में, ऐसे सेफ्टी भी होगी। लेकिन अब जो कबीर और हमारा काम था, हमने अपना काम किया। मैं थोड़ी-सी जल्दी आ गया, मुझे कोई और काम था। अब कुछ समय बाद कबीर भागता-भागता मेरे पास आया। वो अपनी माँ और मेरी माँ को कुछ बताना नहीं चाहता था, और वो बड़े इशारे से मुझे कहता है कि ज़रा यार साइड पे आना घनश्याम। घनश्याम साइड पे जाते हैं और कहते हैं, "क्या हुआ भाई?" वो कहते हैं कि, "यार बड़ी दिक्कत हो गई।" कहता, "क्या हुआ?" कहता, "यार बकरियाँ कम हैं।" कहता, "मतलब क्या बकरियाँ कम हैं?" कहता, "यार 2 बकरियाँ कम हैं।" अब कहता, "भाई रह गई होंगी जंगल में।" कहता, "मेरी गलती है।" कहता, "क्या गलती है?" कहता, "यार तू गया, मैं बैठा, बैठे-बैठे मुझे पता नहीं कब आँख लग गई। जब मैं देखा तो 2 बकरियाँ कम हैं। अरे तुझे पता है मेरे पापा खाल उधेड़ देंगे मेरी यार, कुछ कर।" तो घनश्याम कहते हैं, "भाई मैं क्या कर सकता हूँ?" कहते हैं, "भाई जंगल जाते हैं, दोनों जाने ढूँढ कर लेकर आते हैं।" अब जंगल, और समय था शाम का, यानी कि जंगल में जाते और जंगल से आते-आते रात होनी तो लाज़मी थी। घनश्याम कहते हैं, "तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया भाई, रात के समय में क्या जंगल में जाएँगे?" तो कबीर कहता है, "भाई जाना तो पड़ेगा, नहीं तो सुबह होते-होते तेरा कबीर भाई क्या?" कहते हैं, "यार सुबह-सुबह" वो कहता है कि, "यार क्या पता सुबह-सुबह हमारे बाबा कब आ जाएँ? तो मुझे तो जब 2 बकरे कम देखेंगे तो जान से ही मार देंगे।" घनश्याम कहता है, "भाई बात तो तेरी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कह के क्या जाएँगे?" तो भाई कह देते हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, थोड़ी समय में आ जाएँगे। जब रात को लेट आएँगे तो साथ में बकरियाँ होंगी, तो कह देंगे कि बकरियाँ गुम गई थी, ये ढूँढने चले गए थे हम। अब चलो घनश्याम कहते हैं, जब उसकी व्यथा देखते हैं तो लगता है कि भाई बड़ा परेशान है, तो मदद करनी चाहिए। अब ये अपने घर से बहाना बनाते हैं कि हम थोड़ी देर में आए, और इनकी अब इनकी माँ कहती है कि जल्दी आ जाना, अभी तुम्हें पता है घर में बाबा नहीं है और रात का समय हो रहा है, जल्दी आ जाना। अब ये चले जाते हैं जंगल की तरफ। पैरानॉर्मल भूतों चुड़ैलों की बातें, छलावों की बातें सुना करते थे, लेकिन कभी इन्होंने शायद विश्वास नहीं किया था, या कभी इतना गौर नहीं किया था। अगर किया होता तो ये रात का इंतज़ार करते, क्योंकि जान तो सबकी प्यारी होती है, जान तो सबकी महत्वता होती है, जानवर हो, मनुष्य हो, लेकिन जहाँ पर मनुष्य की बात होए तो फिर वो जानवर से कुछ हद तक ज़्यादा ही कीमती होती है। अब ये लड़कपन में इनको शायद इस चीज़ का आभास नहीं था कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। ये जंगल में जाके ढूँढना शुरू करते हैं, लेकिन इनको बकरियों के बच्चे मिलते नहीं। इधर-उधर ढूँढते रहते हैं, कहीं पर भी इनको नज़र नहीं आते। अब ये अपनी इनकी आवाज़ होती है चरवाहों की, उस आवाज़ से ये पुकारते हैं। काफ़ी समय हो जाता है, अब अंधेरा गुप हो जाता है। घनश्याम कहते हैं, "भाई मिलेंगे नहीं, जो प्रकाश में नहीं मिली, अब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, जल्दी से वापस चलते हैं, हम जंगल के काफ़ी अंदर आ गए हैं, और पता नहीं कोई जंगली जानवर वगैरह का शिकार ना बन जाए।" हार के कबीर को ये बात माननी पड़ती है, और वो भी कहता है कि चलो भाई क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं। अब जब वापस चलने वाले तो एक और आपदा आती है। आपदा आती है कि मौसम तब्दील होता है।
जो कि पहले भी हल्का-हल्का खराब था, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी होने लग पड़ती है। इतनी भारी बारिश कि पेड़ के नीचे खड़े होकर तो ये बिल्कुल भीग ही चुके थे, इवन कि पेड़ के नीचे भी खड़े थे तब भी। बड़ा-सा पेड़ था, बड़े से पत्ते थे, लेकिन वो भी इनको भीगने से बचा ना सका। अब इनके पास एक टॉर्च थी, लेकिन उसको बहुत कम यूज़ कर सकते थे तेज़ बारिश की वजह से। तो कहीं न कहीं बीच में जो बिजली चमकती थी, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्लैश पड़ता था। कुछ मिनट बीतते हैं तो अचानक से घनश्याम की नज़र जाती है एक बड़े से पत्थर की तरफ, जो एक ढाल बनकर रखा हुआ था। जैसे कि कोई उसके अंदर छोटी-सी गुफ़ा हो, छोटा-सा जगह हो। तो वो इशारा करता है कबीर को कि भई उस तरफ भागते हैं। कबीर भी देखता है और ये उस तरफ भागना शुरू करते हैं। इनके पास और कोई चारा था नहीं और ना ही मोबाइल फ़ोन की बता सकें कि हम फँस चुके हैं और लेट आएँगे। अब तो सिर्फ़ बारिश के रुकने का इंतज़ार किया जा सकता था। लेकिन क्या कोई और था जो इनका इंतज़ार कर रहा था? ये तो जैसे-जैसे अपनी मौत के पास जाते जा रहे थे, इनको वहाँ जाके आभास होना था। अब ये उस जगह पे जाते हैं तो ये देख के हैरान होते हैं कि कभी हमने ऐसी जगह देखी नहीं यार, हम तो यहाँ पर आते-जाते रहते हैं। वो एक छोटी-सी गुफ़ा थी, जो जहाँ पर एक बड़ा-सा पत्थर बाहर की तरफ था और अंदर की तरफ थी। अब ये अंदर की तरफ जाते नहीं क्योंकि इनको डर लग रहा था कि कोई बड़ा जानवर ना बीच में छुपा हो और अगर ऐसा कुछ हुआ तो भई ऐसा ना हो कि हम अपने शिकारी के पास ही खुद चले जाएँ। ये वहाँ पे बाहर रुक जाते हैं और बहुत कम आवाज़ करते हैं ताकि अगर कोई कुछ जानवर बीच में होगा भी, तो हम उसका शिकार ना बनें। वहाँ पर कोई था, लेकिन जानवर नहीं था। अब ये सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे होते हैं बारिश के रुकने का। एक बिजली की बड़ी-सी फ्लैश चलती है। बिजली चमचमाती है और अचानक से घनश्याम की नज़र गुफ़ा के अंदर जाती है। जैसे ही बिजली का फ्लैश पड़ता है, वो देखता है कि अंदर किसी के बाल उड़ रहे हैं। बाल उसके लहरा रहे हैं। घनश्याम तो अपनी आँखें मलता है कि हो सकता है कि उसको गलती है। फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा से बिजली चमकती है और जब वो देखता है तो वैसे ही फिर लंबे से बाल लहरा रहे थे। ये देख के घनश्याम की सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। वो इशारा करता है कबीर की तरफ, तो कबीर उसकी तरफ इशारा करता है, तो वो गुफ़ा की तरफ इशारा करता है। अब जब वो गुफ़ा की तरफ देखता है तो देखते ही देखते फिर से जब लाइट चमकती है तो फिर बड़े से बाल उनको दिखाई देते हैं, जैसे कोई अंदर बैठी हुई है। कोई शायद किसी का इंतज़ार कर रही है। अब ये अचानक से डर जाते हैं एक आवाज़ सुन के, क्योंकि वो आवाज़ इनके बिल्कुल आगे से आ रही थी। एक छोटा-सा सूअर का बच्चा, जो आवाज़ करते-करते इस गुफ़ा की ओर बढ़ रहा था। शायद वो भी ठिकाना ढूँढ रहा था भीगने से बचने के लिए। शायद वो इन चमकती हुई बिजलियों की गरजती हुई आवाज़ से डर रहा था और वो अपने आप को बचाने के लिए इस गुफ़ा की ओर बढ़ता आ रहा था। वो इन दोनों के बीच में से निकल जाता है और अंदर चले जाता है। कुछ सेकंड बाद एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत तेज़ चिल्लाने की, बहुत तेज़ कुर्लाने की, और वो किसी और की नहीं, उसी सूअर के बच्चे की थी। फिर से बिजली चमकती है। अब सिर्फ जो बाल नज़र आ रहे थे, उनको नाखून भी नज़र आते हैं और वहाँ पर उनको नज़र आती हैं आंतड़ियाँ। शायद वो उसी सूअर की आंतड़ियाँ थी। घनश्याम और कबीर जब ये नज़ारा देखते हैं तो बस ये उनका यहाँ पर लिमिट थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं भाग, क्योंकि शायद आज उनको ये पता लग चुका था कि अंदर जो कोई है वो जानवर नहीं है, वो कोई ना कोई चुड़ैल है, जो उस सूअर को शिकार बनाने के बाद हमारा शिकार बनाएगी। जैसे ही ये भागना शुरू करते हैं तो उस गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है गुर्राने की, और वही आवाज़ अब ऊपर की तरफ आ रही थी, उन पेड़ों की तरफ। भागते भागते जब ये पेड़ों की तरफ देखते हैं तो वो चुड़ैल, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े डाले थे और बिजली के चमकने के साथ जब वो दिखती थी, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ और एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बड़ी आसानी से उड़कर जा रही थी, छलांग लगाकर जा रही थी, पता नहीं। लेकिन वो जब ये नज़ारा देख रहे थे तो इनकी भागने तक की हिम्मत ख़त्म हो रही थी। वो चाहती थी इनका शिकार करना। जैसे जैसे ये भागी जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो चुड़ैल के ऊपर से ऊपर की तरफ छलांग लगाई जा रही थी, जैसे कि वो इनका शिकार करने से पहले इनके साथ खेलना चाहती हो। अजीब सी आवाज़ें, एक तो बारिश, वो ऊपर से चमकती हुई बिजली का डर, और तीसरी वो चुड़ैल। हर तरफ से ये फंस चुके थे और इनके
पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जितना हो सके ये भागे। देखते ही देखते कबीर कुछ आगे की तरफ भाग गया और ये गिर पड़े। जैसे ही ये गिरते हैं तो ये पलटते हैं तो वो पेड़ पर उस चुड़ैल को देखते हैं। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है उसके बाल बड़े बड़े लहराते हुए नजर आ रहे थे। अब इनको अपनी मौत नजर आ रही थी, बिल्कुल साक्षात अपने ऊपर। लेकिन क्या होता है, अचानक से इनको लगता है कि इनके आसपास कोई मशाल लेकर घूम रहा है और ये बेहोश हो जाते हैं। जब ये होश में आते हैं तो ये अपने आप को अपने घर में पाते हैं। इनको जख्म काफ़ी हुए हुए थे, गिरने की वजह से इनके मुंह पर भी काफ़ी चोटें आई हुई थी। और जब ये देखते हैं तो इनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा रो रहे थे कबीर के माँ बाप, क्योंकि ये मिले थे बुरी हालत में लेकिन जिंदा। कबीर तो मिल ही नहीं सका। उसका तो कोई अता पता ही नहीं था, ना कोई उसका नामो निशान। कोई एक चप्पल तक नहीं मिली उसकी। वो कहाँ पे गया किसी को पता नहीं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने सारी कहानी बताई। तो फिर इनको बताया भी गया कि शायद आपको बचाने वाले आपके कुल देवता ही होंगे, क्योंकि हिमाचल में कुल देवता हमेशा साथ रहते हैं। उसकी वजह से तुम बच पाए, उसकी वजह से वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन कबीर, उसका क्या? वो तो इनकी नज़रों के सामने भागता हुआ काफ़ी आगे जा चुका था। वो क्या बच भी पाया कि नहीं? आज इस सवाल को 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उसका जवाब सबको मिल चुका था कि वो बचा कि नहीं। जी हाँ, वो बच चुका था, लेकिन कैसे? और उसकी ये हालत कैसी हुई और वो हिमाचल से बनारस कैसे पहुंच गया? किस तरीके से पहुंचा, किसी को कुछ नहीं पता। इवन कि कबीर तक को नहीं पता। वो तो अपने सारे होशोवास खो चुका था। अब फिर शुरू होता है, जैसे मैंने कहा कि कबीर का इलाज करते करते तकरीबन 2 साल लगे। 2 साल के अंदर अंदर कबीर को फिर हल्का फुल्का याद आना शुरू हुआ। जैसे जैसे उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती गई, उसको सही तरीके से घर में रहने का भी एक माहौल होता है, याद आता गया। तो जब कबीर को याद आया, फिर आगे का किस्सा कबीर ने बताया। वो कहता है कि तुम गिरे, लेकिन भाई माफ़ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं सका भागने के लिए। मैं भागता गया। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से मैं भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। मैं लगभग सारी रात ही भागता गया। बस रुका थका फिर भागा, रुका थका फिर भागा। और जब मैं वापस आने की सोचता तो कोई शक्ति थी जो मुझे वापस आने से रोकती थी। कुछ आवाज़ें थी जो इतनी भयानक थी, जैसे ही मैं मुड़ के वापस आने की सोचता मैं फिर डर जाता। बस भागता भागता मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भागता गया। जहाँ रुकता पानी मिलता मैं पानी पी लेता, जहाँ मुझे पत्ते मिलते मैं पत्ते खा लेता। कुछ दिनों तक भागता गया। फिर उसके बाद भाई मुझे कुछ याद नहीं कि मैं बनारस कैसे पहुंचा। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे आया। बस जब मैं बनारस पहुंचा और उसके बाद मैंने मांग तांग कर रोटी खाई, मांग तांग कर अपना पेट भरा। आज कबीर और घनश्याम वापस मिल चुके हैं, लेकिन वो 20 साल, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिस एडवेंचर कहाँ से कहाँ ले गया। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और अब जल्दी से शुरू करते हैं अगला किस्सा। आमतौर पर कहावत है, कई लोग ये कहते हैं कि हम आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार आंखों के देखने के बाद भी अगर विश्वास ना आए तो फिर ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ श्रुति के साथ। श्रुति कहती हैं कि तब वो 17 साल के आसपास की थी और उन्होंने एक शादी पर जाना था। अब जो शादी की डेस्टिनेशन थी वो दूर थी हमारे घर से काफ़ी। तो फिर पापा ने ये सोचा कि ऐसा करेंगे, मैं तकरीबन 8 बजे के आसपास आ जाऊँगा, तो हम खाना वगैरह खाने के बाद 9 बजे चल पड़ेंगे, रात का सफ़र करेंगे। रात के सफ़र की वजह से ये क्या होगा कि एक तो ट्रैफिक वगैरह कम मिलेगा, तो हम शादी तो अगले दिन रात को है, तो हम सुबह वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सुबह पहुँचने के बाद फिर आराम से रेस्ट करेंगे। ऐसे हम जल्दी चले जाएंगे, वहाँ पर रात को पहुँचेंगे तो सुबह। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ रात का सफ़र करें ताकि हम जल्दी भी पहुँच जाएँ और बड़े आराम से जाएँ, ट्रैफिक भी कम होगा। सबको ये बात ठीक लगती है, लेकिन अब काम से वापस आना तो इनके पापा का फ़र्ज़ था ना जल्दी। वो आते आते बजा देते हैं 10। अब खाना खाने के बाद ये चलते हैं 11:30 बजे के आसपास। रास्ते अब कुछ ज़्यादा ही सुनसान हो चुके थे, लेकिन वो हाईवे पर थे। अब चलते चलते ये तो सो चुके थे, लेकिन इन दोनों की जाग, यानी कि इनकी श्रुति की और इनकी माँ की जाग अचानक एक झटके से खुलती है। इनके पापा पता नहीं कौन से जंगली एरिया में गाड़ी लेकर आ चुके थे। सड़क भी टूटी फूटी थी और गाड़ी अचानक से खराब हो चुकी थी। सारी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और बड़े बड़े पेड़ थे। बीच में जो सड़क थी वो भी इतनी सही नहीं थी।
अब वो पूछते हैं इनकी मदर की ये कहाँ पे हम आ गए? तो वो कहते हैं पता नहीं यार, ये मैप में कोई रास्ता दिखा रहा था। अब मैप भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा, ऑफ़लाइन मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। अब यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं लग रहा कि एक तो गाड़ी भी रुक गई है। इनके पापा बोनट खोलते हैं, थोड़ी देर तक हाथ-वूथ मारते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, दोबारा से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। सबको ठीक लगता है कि शुक्र है जी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन अब ये जिस तरफ जा रहे थे, उस तरफ इनको कन्फ्यूज़न थी कि आगे चला जाए या पीछे आया है। क्योंकि पीछे का रास्ता तो इनको पता था जहाँ से ये होकर आए थे, आगे का इनको पता लग नहीं रहा था। मैप काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और रात के 2 बज चुके थे और इस सुनसान इलाके में सिर्फ वो ही थे। कुछ आगे की तरफ जाते हैं तो इनको एक दूर से लाइट दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई दुकान है चाय की, खुली हुई है, क्योंकि पैकेट्स वगैरह जो होते हैं चिप्स वगैरह के, वो लटके हुए थे। और जब ये उसकी तरफ जाते हैं, इनको थोड़ी सी होती है कि भाई रुकते हैं और रास्ता पूछ लेते हैं, चाय भी पी लेंगे साथ में। लेकिन जब ये जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, एक तो दुकान बंद होती है, वो जो पैकेट्स थे वो खाली पैकेट्स वगैरह लटके हुए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, एक बड़ी ही बदबू से इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दुकान के थोड़ी साइड पर एक जानवर पड़ा हुआ था, मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था। देखने में वो बछड़े जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और आंखों से भी खून निकल रहा था। ये देख के तो इनके होश फाख्ता हो गए। हालांकि ये कोई पैरानॉर्मल तो चीज़ है नहीं, आमतौर पर जानवर मरे होते हैं, सड़क पे मर चुका होगा, किसी ने उसको साइड पे कर दिया होगा, लेकिन उसकी बदबू से इनका तो जीना हराम हो चुका था। ये कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी चलाओ और आगे की तरफ चलो, लेकिन गाड़ी अब फिर से रुक चुकी थी। अब ये करें भी क्या? गाड़ी को आगे तो लेकर जाया नहीं जा सकता और ऊपर से वो बदबू, उसको कैसे संभालें? इनका बुरा हाल हो रहा था और अजीब से तरीके की मनहूसियत इनको महसूस हो रही थी। लोकेशन भी वैसी थी। अब ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी के थोड़ी सी आगे की तरफ जाते हैं और अचानक से ठक की आवाज़ आती है, जैसे गाड़ी को किसी ने हिट किया हो। ये जल्दी से इनके पापा जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो गाड़ी को किसी ने हिट किया ही नहीं था। ये हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेटल के आवाज़ आई हो और किसी चीज़ को हिट ना हुआ हो। ये इनके पापा जो हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं और नीचे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पत्थर वगैरह हिला हो, कुछ हुआ हो। जो ये कंफ्यूज थे कि ये किस रास्ते पर आए हैं, अब ये डर में बदल चुका था, क्योंकि सबको लग रहा था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ है। अब ये गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बदबू सही नहीं जा रही थी जानवर की। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी में बैठते हैं तो इनको जो नज़र आता है या जो ये देखते हैं, इनको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जो जानवर मरा हुआ था वहाँ पर, जिसकी आंखें खुली हुई थी, आंखों से खून बह रहा था, यानी कि वो बिल्कुल डेड था, वो इनके देखते देखते उठता है और चल के आगे जंगल की तरफ चला जाता है। मैंने कहा ना कि आंखों देखी पर भी अगर विश्वास ना हो तो क्या करिएगा। बस या यूं कहें कि शायद इनकी किस्मत अच्छी थी। ये तो डर कर कांपने लगते हैं और अचानक से ये नोटिस करते हैं कि पीछे से एक बाइक आ रही होती है। वो देखते हैं कि बाइक पर जैसे ही बाइक उनके पास आके रुकती है तो 2 लोग जो शायद पुलिस की वर्दी में थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि हम ऐसा यहाँ पर रास्ता भटक गए थे और हमें पता नहीं हमने कहाँ जाना है, तो गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर गाड़ी देखते हैं और वो कहते हैं कि चला के देखो। अब जब इनके पिता गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है। काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन डरे हुए थे। वो सीन कैसे भूल सकते थे? अब फॉरेस्ट ऑफिसर को ये इनके पिता बात बताते हैं कि हमने ये नज़ारा देखा। फॉरेस्ट ऑफिसर हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं होती, आप आगे चलो, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं जो हाईवे की तरफ चला जाएगा। अब ये इनका पीछा करना, मतलब पीछे पीछे इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और एक पॉइंट पर आकर ये कहते हैं कि बस 2 किलोमीटर आगे जाके आपको हाईवे मिल जाएगा, और हाँ, जो आपने देखा वो ठीक हो सकता है। तब मैंने वो वहाँ पर बात की नहीं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर छलावे होते हैं जो इस तरीके का छल करते हैं और किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर ऐसी बात करता तो हो सकता कुछ गलत हो जाता। इसलिए जो आपने देखा वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि रात के समय में ऐसे रास्तों पर ना ही आइए। हमारी तो ड्यूटी है, हमें तो करनी पड़ती है, लेकिन आपकी तो ड्यूटी नहीं है। जो सीधा रास्ता है उसको पकड़िए और अपने घर जाइए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने कभी भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया, जो भी होता था सीधे रास्ते से जाते थे। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया, और अगर आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर दबा के कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा किस्सा ज़्यादा पसंद आया इस एपिसोड का। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। छोटा सा किस्सा है लेकिन बड़ी सीख है।
आमतौर पे हम देखते हैं ना, जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं और हम बड़े अजीब सी बातें करते हैं कि ऐसा हो जाए, मेरा लाल ऐसा, मेरा लाल ऐसा। ऐसा ही कुछ ये कर रही थी, जिनका किस्सा है। ये अपने बच्चे को खिला रही थी रात के समय में, और जैसे हम बच्चों को उछालते हैं ना, तो मेरे बच्चों को जो होता है, मतलब आमतौर पे होता है ना कि परमात्मा अपनी गोदी में बिठाए, ऐसा करे। अब इनकी नानी जो है ना, काफ़ी बुजुर्ग थी, वो इनके घर आई थी। वो जैसे ही सुनती हैं, वो अपनी पूरा जोर लगा के इनके पास आती है और बच्चे को पकड़ लेती है और अपने सीने से लगा लेती है और अंदर ले जाती है। इनको अपनी नानी की ये जो व्यवहार है नानी का, ये कुछ ज़्यादा ठीक लगता नहीं है। एक तो काफ़ी बुजुर्ग, मतलब इनकी नानी होंगी तो कितनी एज की होंगी, है ना? 80 के आसपास ही होंगी, प्लस ही होंगी। और हालाँकि ठीक थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन फिर भी कि बड़े गुस्से से लेकर गई, मैंने ऐसे क्या कह दिया? लेकिन नानी को शायद कुछ ऐसी बात याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी। लेकिन अब ये था क्या, ये तो नानी जानती होंगी। तो ये नानी के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ नानी, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पता नहीं किसी गैर ने बच्चे को पकड़ा होता है। तो नानी कहती है कि बेटा तुझे पता नहीं है, जो तो बोल रही थी ना कि हाँ मेरे बच्चों को ऐसा करे, कोई ना कोई अगर हो यहाँ पे, तो कई बार बात सच हो जाती है, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये कहती है कि मतलब मैं समझी नहीं। नानी की आंखों में आंसू थे, मतलब कि कुछ किस्सा ऐसा था जो नानी दोहराना ना चाहती हूँ, लेकिन बात ना करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा। तो नानी कहती हैं कि ये बात तब की है जब मेरा छोटा भाई होता था। मैं कुछ 12 साल के आसपास की थी, और मेरा जो छोटा बेटा था, जो मेरा छोटा भाई था, वो कुछ 1.5 साल के आसपास था। ऐसे ही रात के समय में मेरी माँ उसको दुलार रही थी, उसको उछाल उछाल कर उसको कह रही थी कि मेरे बच्चे को ऐसे परमात्मा है, उनकी वो झोली में रहे, ऐसा करे वैसा करे। उसके बाद वो अपने बच्चे को रखती हैं खटिया पर, कोई काम आता है और काम करने अंदर चली जाती है। जब वो वापस आती हैं तो वहाँ पर बच्चा था ही नहीं, सिर्फ उसके कपड़े थे। सारे घर में कोहराम मच जाता है कि बच्चा गया कहाँ पे, कुछ ही मिनटों के बीच में बच्चा गया कहाँ पे। जितना भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कपड़े बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े थे, और बीच में से बच्चा कैसे चला गया। फिर जब 2 दिन ढूंढने के बाद भी ना मिला, तो फिर पंडित जी से पूछा गया कि ऐसा हुआ कैसे। तो पंडित जी ने कहा कि कई बार बातें सच हो जाती हैं, क्या पता उस समय आसपास कोई था कि तुम्हारे कहने की देर, और वो इसे ले गया। आज इस बात को कितने दशक बीत चुके हैं, हमने उसके बाद उसका चेहरा कभी नहीं देखा। पता नहीं तुम विश्वास करोगे कि नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहरा सकती। इसलिए मैंने इसको बड़ी तेज़ खींचा और फटाफट अंदर भाग के लेके आई। हालाँकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है भागने की। जब ये सुन रही थी तो इनकी आँखों में खौफ था। उसके बाद इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को बाहर तो उछाला नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें बिल्कुल कही ही नहीं, जिसकी वजह से ऐसा बड़ा हादसा हो सकता। बड़ी वियर्ड कहानी थी भाई ये तो। मेरा भी भतीजा है छोटा सा। हाँ, भी ध्यान रखना सब भाई जिनके बच्चे हैं। अब समय है आज के क्रिटिकल कमेंट्स को डिस्कस करने का, कंसर्न्स को। तो पहला जो कमेंट है वो हम बात करते हैं इसी से मिलता जुलता क्योंकि अभी वैसे मैं कोई और करने लगा था, दो भी करेंगे। ये हमारे हैं भाई शशांक बोराटे 8225। ये कह रहे हैं कि सर ऐसे छोटा चैनल ना बोलना करे, कभी कभी हमारी टंग पे सरस्वती लक्ष्मी बैठी होती है और वो तथास्तु बोल देती है। इन शॉर्ट, मैनिफेस्टेशन जो होता है, थिंक पॉजिटिव और टॉक पॉजिटिव। आपने अभी बिगिनिंग किया है, और तो कम ज़्यादा व्यू फॉलोइंग आते रहेंगे, धीरे बढ़ जाएंगे, डोंट वरी, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, आई होप यू गेट माई पॉइंट। भाई बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पहले अप्रिशिएट करने के लिए मेरे कंटेंट को। और आपका पॉइंट मैंने गेट कर लिया है, लेकिन आई होप, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप नहीं कर पाए। देखिए, छोटा कहने से कोई अ, वो नहीं हो जाता कि भाई छोटे का मतलब, देखो आज का ज़माना जो है ना, वो है तो उसी तरीके का कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे है वही बड़ा, जिसके पास नहीं है, ऐसे जिसका चैनल ज़्यादा बड़ा है। लेकिन देखिए भाई, जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब भी मेरा चैनल छोटा ही होगा, क्योंकि कोई चैनल होगा जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उससे तो छोटा ही होगा। फिर जब मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, चलो ऐसा मैं परमात्मा करूँ हो जाए, पर फिर भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि 10 मिलियन हो, 1 मिलियन हो जाएंगे तो 10 मिलियन वाला भी तो कोई होगा, ऐसे 10 मिलियन हो जाएंगे, 100 मिलियन वाला भी तो होगा।
तो मेरे ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है कि जब भी हम अपने आप को अज़्यूम करें ना कि हम किसी लेवल पर आ चुके हैं, तो पहले देखो कि भई हमारे ऊपर कितने हैं। वो हमेशा हमें मोटिवेट करता रहता है कि हम कभी अहंकार में ना आएँ। तो चैनल छोटा कहने का मतलब मेरा ये नहीं होता कि भई अभी मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं, तो जब 4 लाख हो जाएँगे तो तब मैं कहूँगा बड़ा हो गया, तब भी छोटा ही होगा। ये ये चीज़ ना मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि भाई एक तो रुकना नहीं है ज़िंदगी में, दूसरा अहंकार अपने अंदर नहीं पालना कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ठीक है? तो मेरा छोटा मतलब एक ना वो गुरबानी में एक पंक्ति है कि "की लैना वड्या बन के मेरा सतगुरु यार गरीबां दा।" तो जो परमात्मा होता है ना, वो जो हम्बल रहते हैं उनका ही होता है। जो अहंकार में आ जाते हैं, मैं बड़ा हूँ, यार फ्रैंकली स्पीकिंग जो यूट्यूब की दुनिया में है उनको पता है कि कैसे-कैसे लोग होते हैं। हमारे भी जॉनर में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हमारा मकसद है कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, ऐसे करना, वैसे करना। किसी पर्सन की इतनी उन ऐसे लोगों की मतलब इतने दिल छोटे होते हैं कि प्रमोट तक नहीं कर सकते। नाम क्या लेना, ख़ैर उसकी बातें छोड़ो, लेकिन जो छोटा है मतलब आप मेरा पॉइंट समझिए कि मैं छोटा इसलिए कहता हूँ कि ये हमेशा मुझे सीख देता है कि स्टे हम्बल, जितना मर्ज़ी बड़े हो जाओगे। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। दूसरा जो है वो करते हैं हम डिस्कस, अपने एक भाई हैं और इनका हैंडल है सीज़नल शाइन। ये वैसे अपना हैंडल चेंज करते रहते हैं। मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका पहले था स्पार्टाकस स्पार्टाकस था शायद। तो आई होप अगर हैं तो आप लिख देना कभी वही थे पहले। भाई आपका चैनल अभी छोटा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स मत लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सब टाइम के साथ बिल्ड होता है। रेदर यूर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन भी ऐड कर लो, लाइक बेस्ट हॉरर स्टोरी इन कमेंट सेक्शन एक्सेट्रा। और इन्होंने थ्रेड में अपने किया था, आप कमेंट सेक्शन की हॉरर स्टोरी रीड कर सकते हो एंड में, इट मेक्स मोर इंटरेस्टिंग। भाई कमेंट सेक्शन की क्यों करे रीड एंड में? मुझे स्टोरीज आ रही हैं वहाँ पे, इंस्टा पे आ रही हैं और उस पे आ रही हैं, ईमेल पे आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में अगर मैं शुरू कर दूंगा तो सारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करूँगा? उनको मैं मतलब ये तो खिचड़ी पक जाएगी भाई, नॉट अ गुड आइडिया। और दूसरा जो आप कह रहे हो ना कि अभी छोटा चैनल है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कॉम्प्लिकेटेड कब किया भाई मैंने? देखो लास्ट का कमेंट सेक्शन है, लोगों को देखो कितना रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। यहाँ तो हो ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यहाँ तो हो कि लोग ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्रिटिकल, आप भी उनमें से एक हैं, कितने अच्छे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर एक बात को माना जा सके, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक बात को इग्नोर किया जा सके। तो अब जैसे लास्ट वाली हुआ कि जो कमेंट्स की स्टोरीज हैं, उसका मजा क्या रह जाएगा भाई? कमेंट में स्टोरी पढ़ूंगा, वो जो जिसकी वजह से लोग मुझे सुनने आते हैं वो खत्म हो जाएगा, कि मेरा बिल्डअप करना स्टोरी को। तो कमेंट पढ़ के थोड़ा बिल्डअप होती है स्टोरी, पहली बात। दूसरी, ठीक है अभी छोटा चैनल है, लेकिन धीरे धीरे ऐड ऑन होगा तो चैनल में कुछ डिफरेंट होगा ना। अभी मेरे चैनल में कुछ चीज़ें डिफरेंट चल रही हैं जो बाकी चैनलों में नहीं है, उसकी वजह से ऑडियंस आ रही है। और जो ये कमेंट सेक्शन का मैंने शुरू किया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, जब उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसको बंद कर देंगे भाई। आपकी बात भी मान लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए दोनों चीज़ों में मुझे ऐसा लगता नहीं है करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाल के रिप्लाई किया, कमेंट किया, आपने कंसर्न जो है अपना बताया। थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, आपने भी अपना कंसर्न किया व्यक्त, तो उसके बाद ही तो मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसी कोई बात करता ही ना या आपकी बातों का कोई जवाब देता ही ना, तो फिर क्या होना था? फिर तो बात ही खत्म हो जानी थी। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे ही मतलब धीरे-धीरे बढ़ती हैं। एकदम से नहीं, मैंने कम से कम 90 एपिसोड के बाद ये शुरू किया। 90 एपिसोड कम थोड़े होते हैं मेरे भाई, 90 एपिसोड, ठीक है। एक अपने म्यूज़िक तुषार जी कहते हैं @म्यूज़िक तुषार, भाई थोड़ा इंट्रो और डिटेल्स तो दे दिया करो स्टोरी के बारे में। मतलब किसी की स्टोरी है, कहाँ की है, किस टाइप की है एक्सेट्रा। भाई मैं नाम लेता हूँ, किसी की स्टोरी है, कहाँ की स्टोरी है, पंजाब कह दिया, कलकत्ता कह दिया, हो गया। किस टाइप की है, भाई आप हॉरर सुनने आए हो तो हॉरर स्टोरी होगी मेरे भाई। आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। तो इंट्रो में क्या है, इंट्रो में देखो क्या होता है कि
जैसे मैं अपनी इंट्रो करता हूँ कि स्वागत है और उसके बाद जल्दी से कहानी शुरू करेंगे। अब मेरे चैनल का नाम है नरेट बाय सुनील। तो अगर मैं हर वीडियो में अपना नाम इंट्रोड्यूस करूँगा तो भई जो मेरे चैनल को देख कर आ रहा है उसको पता लग रहा है कि किसके चैनल में आ रहे हो, सुनील के चैनल में आ रहे हो। सुनील नाम है जिसके चैनल में आ रहे हो, एक बात। अब थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट कर देते हैं जो आप कहना चाहते हो, ठीक है? इंट्रो और डिटेल्स तो दे दिया करो, है ना? आप चाहते हो कि मैं स्टोरी का थोड़ा-सा टीज़र दूँ। अब उसमें क्या है कि जो हॉरर स्टोरीज़ होती है ना, हॉरर स्टोरीज़ का एक चीज़ होती है कि कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो आपस में मिलती-जुलती हैं। एक जैसी नहीं होती लेकिन मिलती-जुलती हैं। तो अगर मैं उस स्टोरी का टीज़र दूँ, तो किसी को ये लग सकता है कि शायद ये स्टोरी मैंने सुनी है और वो सुनेगा नहीं। तो ये होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है कि वो उसने स्टोरी सुनी ना हो। तो जब स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है, उसमें नाम भी लिया जाता है, प्लेस भी कहा जाता है, उसके बाद उसका किस टाइप की, तो भई वो तो है ही हॉरर है और तो उसका तो दूसरा कोई टाइप है ही नहीं है। तो आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि टीज़र, तो टीज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कइयों को पसंद आता है। मैं देखो ना, हर एक को तो सैटिस्फाई नहीं किया जा सकता। अभी जो चल रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी सजेशन है सर आँखों पे। लेकिन मेरा जवाब देना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर मैं आपको दरकिनार करूँगा तो फिर मुझे गिल्टी फ़ील होगी कि मैंने गौर नहीं किया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हो सकता है कभी आप मुझे ऐसी बात कहो जो मुझे लगे कि हाँ यार, इसको किया जा सकता है। सो फ़िलहाल के लिए जो आप कह रहे हो, उसमें से एक बात तो ऑलरेडी चल रही है कि जो स्टोरी की मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो होता है इंट्रो में अपना नाम, मेरे चैनल में ऑलरेडी सबको पता ही है, जो आ रहा है उसको पता ही है। तो टीज़र के बारे में मैंने सोचा भी नहीं और मैं सोचूँगा भी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार किसी को सस्पेंस ज़्यादा अच्छा लगता है और आमतौर पर तकरीबन सबको सस्पेंस अच्छा लगता है। हो सकता है कि शायद किसी को टीज़र में ये महसूस हो कि इसका सस्पेंस खत्म हो गया, तो वो नहीं होगा। हालाँकि उसमें मुझे मेरा ही फ़ायदा है भई, लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मेरा जो मकसद है वीडियो लंबा करना नहीं है। मेरा मकसद है कंटेंट को टैक्टफुल रखना है, उसको बाँध के रखना है ताकि आप सुन सकें। तो आई होप म्यूज़िक तुषार जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, और इसी के साथ ही जो आज का एपिसोड है इसको हम यहीं पे विराम देंगे, और अगले एपिसोड में मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि भई आप अगर चाहें तो बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की स्टोरीज़ पसंद हैं। मूवीज़ वैसे आपकी बता सकते हैं कि हॉरर की कौन-कौन सी मूवीज़ पसंद है आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, या कोई और भी लैंग्वेज में है तो मैं उनको भी देखूँगा। तो हालाँकि इससे कुछ ऐसा है नहीं, बट क्या होता है कि कई बार इमेजिनेशन एनहांस हो जाती है ऐसी मूवीज़ को देख के। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज़, मैंने बहुत कम देखी हैं, बड़ी मुश्किल से। मेरी तो भई फ़ेवरेट थी वो, यार, वीराना। आपकी कौन-सी फ़ेवरेट थी? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम लगा देते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।